क्लास जो रहेगी डाउट भी रहेंगे इसमें और रिवीजन भी रहेगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो लाइव कर रहे हैं, जो लाइव नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारा जो 1 मिनट स्लाइड शेयर कर लूं पहले। बेसिक से हम चलेंगे, हमने कहाँ से शुरुआत करी है, जो हमारे टॉपिक्स हैं। शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? ओके, थैंक यू, थैंक यू। टुडेज रिवीजन क्लास। सबसे पहले हम हमारा है इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से थे हमारे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। शुरुआत हमारी होती है शिक्षा की। शिक्षा प्रणाली हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर हम बात करें हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वहां पे सबसे पहले क्या प्रणाली चलती थी, क्या सिस्टम था, क्या एजुकेशन सिस्टम था, उसके बारे में हम देखेंगे। क्या था इससे पहले? अगर आप में से पुरानी क्लास वाले कोई हैं तो कोई बताने की कोशिश करेंगे आप सब, क्योंकि अब तो एग्जाम के बहुत करीब हैं। बताइए। गुरुकुल वैदिक शिक्षा। बहुत बढ़िया, वैदिक शिक्षा थी। और वैदिक शिक्षा जो पूर्व वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड थी। 2 पार्ट्स में यहाँ पर बटी हुई थी। एक थी पूर्व वैदिक कालीन, मतलब प्री वैदिक, और दूसरी थी पोस्ट वैदिक। 2 टाइप से यहाँ पे बटी हुई थी। अब क्यों बटी हुई थी, ये इसका भी कारण है। कोई भी एक चीज जो होती है वो उसमें कुछ ना कुछ अगर खराबी आ जाती है तो वो ही क्या बन जाता है, एक बेस हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन की या नई चीज की, उससे रिलेटेड, उसी से निकल के आती। कोई भी न्यू जो भी चीज आती है वो पुराने वाली से, इसी से निकल के ये वाली आई। कारण क्या था, प्री वैदिक काल में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, इसलिए ये पोस्ट मतलब इससे निकल के आई। ये तो अच्छा था सिस्टम, अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिस्टम बेस्ट था। जितनी भी आज तक के एजुकेशन सिस्टम है उन सब में बेस्ट यही था। इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा ध्यान इसमें रखा जाता था। और ये उसका जो है डिस्ट्रॉय पीरियड है, मतलब ये वाली शिक्षा जो है वो जब बिगड़ गई धीरे धीरे, तब ये वाला पीरियड शुरू हुआ, बाद वाला। इसलिए इसको I'm not getting your voice. sorry, there is a call, I disconnected because I connected Wi-Fi with mobile. सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे रिवीजन में ना मेन पॉइंट्स को लेके चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम कॉम्परेटिव भी चल रहे हैं। हमारा जो है, जो हम हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको 3 सीरीज में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ऐसा ही उसमें हम हमारा जो सिस्टम था, एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन का, वो ऐसे ही चला है। तो सबसे पहले जो था हमारा पूर्व वैदिक काल है, इसको पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल 2 में बटा हुए हैं। ये पूर्व यानी कि प्री, और उत्तर यानी पोस्ट, प्री और पोस्ट। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको हम गुरुकुल कहते थे, और इसमें हम बोलते थे मठ। मुगल काल में क्या बोलते थे, क्या कहते थे? बताइए, आपके लिए होमवर्क छोड़ रखा है, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए। क्या कहते थे मुगल काल में? ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, सामने नहीं लिखा है। मदरसा। हाँ, मदरसा। मकतब और मदरसा, ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। 2 में ये खुद भी 2 में बटी हुई थी। जो इसको मध्यकालीन में बोलते हैं, मुगल कालीन में, जब हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी जब आए, मुस्लिम कंट्रीज से जो आए, आक्रमण करते थे, जब वो यहीं पे आके रहने लगे, फिर उन्होंने अपना
थोपना स्टार्ट Excuse me, किया। ma'am. जी Can you सर। translate this names, institution names in English, ma'am, also? These are also known as maktab and madarsa in English. Hello. Yes, ma'am. Uh, second one, ma'am, Baudat Kala Mat, Mughal मठ Kala. मठ मठ Okay. मठ ही, ये जो ऐसी है ये टर्मिनोलॉजी एज इट इज इंग्लिश में भी रहेगी, चेंज नहीं होगी है। गेट यू माई पॉइंट? Yes, ma'am. ओके। तो ये किसको कहा जा रहा था यहाँ पे? ये जो है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स थे अलग अलग काल के या अलग अलग पीरियड्स के, ये बौद्ध पीरियड है, ये मुगल पीरियड है। तो इसमें इसमें भी दो में बटा हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन जो लेवल है, एजुकेशन कितने लेवल में दी जाती थी? सब में दो दो लेवल में, लेकिन जो बौद्ध पीरियड था उसमें 3 लेवल में दी जाती थी, प्राइमरी और एक होती थी हायर एजुकेशन, और उसके बाद एक आप उसको पीएचडी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको कहा जाता था भिक्षु शिक्षा, भिक्षु एजुकेशन का, भिक्षु शिक्षा, भिक्षु एजुकेशन कहा जाता था। और उसको हम, क्योंकि उसका जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो पीएचडी के कंपेरेटिवली था, इसलिए हम उसको रिलेट कर सकते हैं पीएचडी लेवल की एजुकेशन से। बाकी सब में यहाँ पे 2 ही लेवल हुआ करते थे, एक होता था प्राइमरी और दूसरा होता था कौन सा, बताइए? Higher. हायर एजुकेशन। और वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? अभी जो हमारा चल रहा है पीरियड, उसमें हम क्या क्या बोलते हैं? स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। और जो हमारी एजुकेशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने। प्राइमरी एजुकेशन होती है, मिडिल एजुकेशन होती है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में अभी हमारी वर्तमान में एट प्रेजेंट बटी हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ पा रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? No, ma'am. Ma'am, Makadab means क्या, ma'am? मकतब जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको मकतब नाम दिया गया। उस बिल्डिंग का नाम होता था जहां प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, उस बिल्डिंग को या उस जगह को मकतब बोला जाता था। उस संस्था को, जो भी संस्था प्राइमरी एजुकेशन देती थी मुगल पीरियड में, उसको मकतब बोलते थे। और जो हायर एजुकेशन देती थी मुगल पीरियड में, उसको मदरसा बोलते थे। नाम है ये। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम टीचर की बात करेंगे। अभी हमने किसकी बात करी? कंपैरेटिवली इंस्टीट्यूशंस की बात की कि किस पीरियड में जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते थे, जहां एजुकेशन दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? गुरुकुल, मठ और मकतब, मदरसा। और अभी एट प्रेजेंट का तो आपको पता ही है सभी को। अब टीचर की बात करते हैं कि टीचर किस पीरियड में क्या कहा जाता था टीचर को। जो वैदिक पीरियड है उसमें तो गुरु ही कहा जाता था। बौद्ध पीरियड में कहा जाता था उपाध्याय और भिक्षुक। जब रिसर्च स्कॉलर वाली कैटेगरी में जब आ जाता था स्टूडेंट, वो भी पढ़ाने लगता था अपने से छोटे हायर एजुकेशन, हायर और प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स को, तो उसको भिक्षुक कहते थे। और जो बड़े ही, मतलब भिक्षुक यानी पीएचडी भी हो गई, जो टीचर हो गया, एपी बन गया या एएस बन गया, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? फिर उपाध्याय कहलाएगा। यानी जो मेन टीचर है वो उपाध्याय कहलाता था, ये भी नाम है। और जो छोटे, अपने से छोटे लेवल को, या जो खुद अभी पढ़ाई, जिसकी हायर लेवल की एजुकेशन अभी चल रही है, वो भिक्षुक टीचर कहलाता था। ये नाम है इनके। और जो मुगल पीरियड है उसमें टीचर को उस्ताद कहा जाता था। क्लियर है इतना यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थी, यानी कि लर्नर। लर्नर कौन होता है? आप सब लर्नर हैं, मैं भी लर्नर हूं, हम सब लर्नर हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एजुकेशन
एडॉप्ट कर रहा है, ले रहा है, वो सब कौन होते हैं? लर्नर होते हैं। तो अलग अलग पीरियड में लर्नर को क्या कहा जाता था, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो वैदिक पीरियड है उसमें शिष्य कहा जाता था, और अंग्रेजी में ये सारे स्टूडेंट ही हैं हर काल में। बौद्ध काल में यानी बौद्ध पीरियड में इसको श्रमण या समनेर, ये नाम है, इनको ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेंगे। श्रमण या समनेर ये कब कहा जाता था? बौद्ध काल में। मैंने डिटेल में जब क्लास ली थी उसमें बताया था कि जब बौद्ध मठ जो होते हैं उसमें जब पढ़ने आया, जैसे स्कूल है, बौद्ध स्कूल है, उसमें पढ़ने आया बच्चा, तो पढ़ने के बाद उसकी पहले तो प्राइमरी एजुकेशन चलती है, फिर लगभग 1 साल तक, फिर प्राइमरी एजुकेशन के बाद उसको उसका प्रमोशन हो जाता है। जब वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाता है तब उसको ये डिग्री मिलती है। समनेर उपाधि मतलब डिग्री होता है ना, उसको समनेर या श्रवण का एक नाम मिल जाता है, उपाधि मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाता है, तब उसको हायर एजुकेशन देना स्टार्ट की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मुगल पीरियड में क्या कहा जाता है स्टूडेंट को? शागिर्द। या आपको इंग्लिश में ऐसा ही लिखा मिलेगा, शागिर्द, SHAGIRD, शागिर्द। और अभी हमें पता ही है स्टूडेंट या विद्यार्थी। नेक्स्ट हमारा आता है विद्यारंभ संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी सिस्टम है, ये चाहे पूर्व वैदिक हो, उत्तर वैदिक हो, बौद्ध काल हो, मुगल काल हो या आधुनिक काल हो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जब हम एडमिशन बच्चे का होना है तो कोई ना कोई एक संस्कार होता है। जैसे साउथ इंडिया से आप लोग होंगे, साउथ इंडिया में आज भी जितने भारतीय संस्कार होते हैं वो सब प्रॉपरली ज्यादातर मैंने देखा है किए जाते हैं, बहुत माना जाता है। ऐसा है? सही है ये? कोई है साउथ इंडिया से अभी? कोई नहीं है? कोई भी नहीं है? कोई मैम बात उपनयन संस्कार तो हिंदुओं में होते ही होते हैं ना मैम। हाँ, वहाँ पे उपनयन तो सभी जगह होता है, लेकिन और भी जो 16 संस्कार होते हैं ना, अभी मैंने देखा है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है मेरी इस बीच में, अभी कुछ समय ट्रेवलिंग में भी, तो वहाँ बताया है कि अभी साउथ इंडिया में पूरे 16 के 16 संस्कार बहुत विधि विधान से होते हैं आज भी। तो उन्हीं में से एक उपनयन संस्कार है। ये उपनयन संस्कार उस समय एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, एक मतलब हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है उसके लिए ये पहला संस्कार होता है। क्या होता है इसमें? जैसे कि आप बता रहे हैं होते ही होता है, तो क्या होता है इसमें? जनेऊ डालते हैं ना मैडम, जनेऊ डालते हैं और मुंडन होता है। हाँ, ये तो बाहर की प्रोसेस है। एजुकेशन से रिलेट क्या होता है? जैसे आजकल बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाई जाती है, पेन पकड़ाया जाता है, यहाँ पे चावल बिछाए जाते हैं और एक कपड़े पे, स्वच्छ कपड़े पे, साफ क्लॉथ के ऊपर चावल बिछाए जाते हैं और उस चावल से वर्णमाला का अक्षर बनवाए जाते हैं ना, वर्णमाला बनाई जाती है उस चावल के ऊपर उंगली से, बच्चे की उंगली से। ये होता है उपनयन संस्कार में। अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मेन है यहाँ पे पार्ट। फिर यही चीज जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन अगर बौद्ध पीरियड में कर रहा है स्टार्ट, तो उसके लिए क्या होगा? सॉरी, ये उपनयन नहीं आएगा यहाँ पे, उपसंपदा आएगा यहाँ पे। ये टाइपिंग एरर हो गई है, उपसंपदा। ऐसा पबवज्जा कब होता है? जब बच्चा एकदम फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है। इसमें तीन, जैसे हमने देखे कि तीन टाइप के, तीन लेवल है यहाँ पे एजुकेशन के। एक है प्राइमरी, दूसरा है हायर, और तीसरा क्या है? भिक्षु शिक्षा या जो हमारी PhD शिक्षा है, वो यह तीसरी है। तो जब ये वाला करता प्रवेश ही कर रहा है, जब मठ में प्रवेश कर रहा है, तब ये होगा पबवज्जा संस्कार। दूसरे के टाइम पे होता है उपसंपदा संस्कार, जब ये वाली कंप्लीट करके और इस वाली में आता है, सेकंड है ये।
और एक्चुअल में उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन से ही होती है। प्राइमरी एजुकेशन में तो सिर्फ बच्चे को ऑलमोस्ट हर जगह हर सिस्टम में पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता है, यानी उसको फेमिलियर किया जाता है एजुकेशन से। उसके बाद में फॉर्मल एजुकेशन उसकी हायर एजुकेशन से ही यहाँ पर शुरू हो रही है। आजकल तो हमारे, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो सेकंड क्लास से ही फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को बहुत कुछ आने लगता है, बहुत सारी चीजें वो घर से ही सीख लेता है। आजकल बहुत चेंज हो गए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, गैजेट्स हैं, तो आज की बात अलग है यहाँ तक। लेकिन हायर एजुकेशन से ही जो है फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती थी। और इसमें ये हमारा तीसरा है। इसमें भी क्या होता है, एक कमेटी इकट्ठी होती है, जो सीनियर टीचर्स हैं उनके सामने ये बैठ जाता है और ये 8-10 जितने भी टीचर होते हैं एक एक करके इस लर्नर से क्वेश्चन करते हैं। और जब वो देख लेते हैं कि हाँ ये इसको सब आता है, ये आगे की एजुकेशन भिक्षु शिक्षा के योग्य है या नहीं है, उसको एबल है या नहीं है, तो अगर होगा तो उसको रख लेते हैं नेक्स्ट में और ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं तो फिर उसको वापस कर देते हैं। इसके लिए बहुत सारी उनको कंडीशंस दी जाती है। सत्य बोलना पड़ेगा, यानी ट्रुथ बोलना पड़ेगा ऑलवेज, फीमेल्स के साथ नहीं रहना है, ऐसी शिक्षा है। और हाँ ये भी था, महिला शिक्षा की बात करें, यहीं पे अलग से उसका मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, यहीं पे देख लीजिए। इन सब में जो ये वाली एजुकेशन थी, इसमें महिलाओं की शिक्षा, फीमेल एजुकेशन बेस्ट थी पूर्व वैदिक काल में। आपको नाम भी मिलते हैं सुनने को, मैत्री, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सब इसी काल की हैं। और इस काल में आके घर में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, खाना बनाना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, ये वाली कंडीशन इसमें आ गई। सबसे खराब इसमें थी, सबसे खराब इसमें थी, सबसे अच्छी इसमें थी, और इसमें अच्छी और खराब दोनों थी, क्योंकि अलग से उनको मठ में पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनको पहले बंद था, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उनके एक शिष्य ने जब आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने कहा ठीक है वो मठ में पढ़ पाएंगे, लेकिन उनके लिए एक अलग से मठ होगा, साथ में नहीं पढ़ेंगे उनके। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि दोनों मिक्स अप थी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी थी और इसमें सबसे खराब थी। खराब होना यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आजकल तो पता ही है कि क्या कंडीशन है। तो ये यहाँ पे ऐसे संस्कार होते थे अलग अलग। इसके बाद इन संस्कारों का डिटेल आपको जो प्रॉपर नोट्स है ना उसमें मिल जाएगा, सब बहुत डिटेल में दिए हुए। एक बार आप उसमें से पढ़ लेंगे तो आपको सारे ध्यान आ जाएंगे, कितना समय किस सिस्टम में लगता था, कितनी एज में किस उसमें आता था बच्चा पढ़ने के लिए। अच्छा चलो लास्ट में क्वेश्चन कर लूंगी मैं, जो पढ़ाया हुआ था रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। एजुकेशन का जो माध्यम था, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी? यहाँ पे तो संस्कृत चलती थी वैदिक पीरियड में। बौद्ध पीरियड में जन भाषा पाली में पढ़ाया जाता था। जो बौद्ध लैंग्वेज है वो पाली मानी जाती है, और जिसमें मतलब जो बौद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए, अपने जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको जन भाषा पाली में दिए थे। मुगल काल में, मुगल पीरियड में 2 भाषा चलती थी, एक अरबी और एक फारसी। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे लिखा हुआ उर्दू भी मिल सकता है, लेकिन आपको उर्दू पे ध्यान नहीं देना है, आपको फारसी और अरबी ध्यान रखनी है। ये इसमें इतनी शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय। अभी हमारी अंग्रेजी और हिंदी 2 चलती हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए। क्लियर है मैम। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. यहाँ से मैम हमारे मुगल काल में एजुकेशन विद्यारंभ बिस्मिल्लाह में, इन इंग्लिश आल्सो बिस्मिल्लाह ओनली मैम? यस ओनली ऑल्सो बिस्मिल्लाह। ओके यस। और उसमें एक आप याद रख लीजिएगा साथ में 4-4-4, ये डिजिट याद रख लीजिएगा। 4 ईयर 4 मंथ्स 4 डेज,
इतनी एज का जब हो जाता था लर्नर, तब उसका ये संस्कार होता था। ठीक, नेक्स्ट है, अब हमारे शुरू होते हैं जो इसको हम आधुनिक काल बोलते हैं, या अब हमारे यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई इंडिया में, क्यों आई थी? सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? बिजनेस बताइए। बिजनेस करने के लिए माँ। बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन शासन कर लिया उसने। बिजनेस करने आई थी, हमारे घर में खरीद बेच करने आई थी, लेकिन हम पे उसने अपना अधिकार जमा लिया। और जब अधिकार जमा लिया तो फिर हमारी हर चीज को वो कंट्रोल करने लगी। इवन हमारी एजुकेशन को भी उसने अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा इंडियन कल्चर चल रहा था, इंडियन में पहले ही दिक्कतें हो गई थी। एक तो आ गए मुगल, मुगल के बाद में पहले मुगल क्या, मुगल के पहले ही पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक हो गया। क्यों हुआ ये? हमारे जो वेद थे, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वेदों की एजुकेशन चलती थी। 4 वेद हैं, पता है सभी को। उन वेदों में डूज और डोंट्स दिए हुए हैं। हर ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वेदों में लिखा हुआ है साफ साफ। हर एक काम को करने का या नहीं करने का उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है चारों वेदों में। तो ये चारों वेदों की शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य उससे ही डेवलपमेंट पूरा हो जाता था मनुष्य का। लेकिन क्या हुआ कि उसको गलत तरीके से फिर जो पढ़ पाते थे वेद, जिनके पास राइट था, जैसे ब्राह्मण के बच्चे पढ़ लिए या राजघराने के बच्चे पढ़ लिए, बाकी लोग नहीं पढ़ पाए। तो जो लोग नहीं पढ़ पाए वो फिर बाहर ही हो गए पूरी तरह से, उन्हें पता ही नहीं है कि वेदों में क्या लिखा है। तो ये पर्सनल कॉपीराइट और पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाने लगा कुछ लोगों के द्वारा, जिससे जातिवाद को भी बढ़ावा मिला। उसके पहले कर्म आधारित थी। कर्म आधारित मतलब बेस्ड ऑन वर्क, नॉट बेस्ड ऑन जाति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कास्ट। कास्ट। कास्ट वाइज नहीं था, जातिवाद का कुछ भी रोल नहीं था। जो जैसा कर्म जानता था, जो जिस कर्म के योग्य था, अगर किसी में साहस है तो वो युद्ध का काम, रक्षा का काम कर सकता है। कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है तो वेदों की शिक्षा ले सकता है। कोई किसी का मन बहुत ज्यादा सेवा भाव से भरा होता है तो वो साफ सफाई का, दूसरों की सेवा का काम कर सकता है। तो वर्क बेस्ड थी, नॉट कास्ट बेस्ड थी। लेकिन जो उत्तर लोगों ने क्या किया कि हमें ये चीज आती है, तो उसका गलत तरीके से उन्होंने यूज किया कि मैं ये चीज जानता हूं तो ये मेरी ही फैमिली का बिजनेस हो जाएगा, और जो नहीं जानता है उसको गलत डरा दिया, धोखे डराया धमकाया कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इसके लिए ये उपाय करो। गलत तरीके से उसको आगे बढ़ाया, चीजों को लोगों में भय पैदा किया। तो एक कुरीति के साथ एक जो है वो पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, और इसमें जो है सभी चीजें खराब होती चली गई। अब जब ये बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया उत्तर वैदिक पीरियड, तब क्या हुआ कि लोगों में, कहते हैं ना, जब कुछ बर्दाश्त के बाहर चीज निकल जाती है तो फिर उसका विरोध होता है, अगेंस्ट आ जाते हैं लोग। तो लोगों को जो विरोध की भावना आई, उसी से बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों का बौद्ध धर्म की तरफ अनुयायी बने, या फॉलोअर्स लोग बौद्ध धर्म के हो गए। बौद्ध धर्म के जन्मदाता कौन है? गौतम बुद्ध हैं। वो अपनी खुद की पर्सनल जो उनके क्वेश्चंस थे उनका जवाब ढूंढने के लिए निकले, उनको उनका जवाब मिला, और वो एक महान ऋषि हो गए, या जो भी एक ज्ञाता हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो उनको नॉलेज मिला वो सारे लोगों के साथ उन्होंने शेयर करना स्टार्ट किया। उनकी चीज, उनकी बातें, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज सब लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, उन्होंने जो भी बातें बताई। तब फिर लोग उनके फॉलोअर्स होने लगे, क्योंकि यहाँ पे तो हालत ज्यादा खराब थी। ऐसे करके वो ज्यादा डेवलप हुआ। बौद्ध जो पीरियड था वो ऐसे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद जो आया, नेक्स्ट आया बौद्ध के बाद। अब क्या हो गया, अब ये इतना कुछ चल रहा था तो फिर यहाँ पे आक्रमणकारी आने लगे मुस्लिम कंट्रीज से भारत में, क्योंकि हमारा जो है कंट्री बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थी, पहले सोने की चिड़िया थी। तो उसको सारा लूटने के लिए आते थे लोग,
और आते थे, लेकिन जाने का मन किसी का नहीं करता था, यहीं बस जाते थे। अब यहीं बस गए तो उन्होंने अपनी तरह से मुस्लिम शिक्षा को यहाँ पे लागू किया। मुस्लिम शिक्षा में अरबी फारसी पढ़ो आप, ताकि हमारी जो है संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसको आप जान सको। ऐसे करके सबने लादने की कोशिश इंडिया पे की, अपनी अपनी जो भी थॉट्स थे, जो भी कल्चर था। उसी क्रम में जब यहाँ से बिजनेस करने के लिए ये आए यूरोपियन, तो यूरोपियन ने क्या किया, यहाँ पे पहले तो बिजनेस करते करते सबसे पहले उनको लगा कि अगर हमको इनको हमारे कल्चर में ढालना है तो इनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, इंग्लिश एजुकेशन देनी पड़ेगी, या यूरोपियन जो एजुकेशन है वो देनी पड़ेगी। तो उसी के चलते ये लोग क्या करते थे, हर 20 ईयर में एक पत्र भेजते थे, लेटर भेजते थे कि किस चीज का होता था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। जो लोग यहाँ पे गवर्नर बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं इंडिया को, वो क्या काम करें क्या ना काम करें, इसके लिए यहाँ पे हर 20 ईयर्स में एक लेटर जारी किया जाता था, भेजा जाता था। उसी को यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो था इसमें 1813 का चार्टर्ड एक्ट था। इसकी जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या है, लिटरेचर रिवाइवल। ये मैं जो बोल रही थी ना कि मैंने हिंदी में इंग्लिश की चीज भी हिंदी में ही लिख दी है यहाँ पे। लिटरेचर रिवाइवल यानी साहित्य का जो हमारा इंडियन लिटरेचर है जितना भी था, उसकी मतलब उसमें सुधार करने के लिए, सुधार यानी उसकी हालत, जैसे जो पहले कोई बहुत ज्यादा किताबें तो लिखी नहीं जाती थी, लाइब्रेरी नहीं होती थी, तो जैसे थी चीजें उनको अच्छे से रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 1 लाख रुपए की धनराशि अलॉट की गई। किसके द्वारा, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उसने इंडिया में भेजी कि यहाँ पे साल में 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी। उस समय 1 लाख रुपए, आप 1813 में सोचिए कि 1 लाख की क्या वैल्यू होगी, उस समय भेजते थे। लेकिन इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो आएगा अमाउंट, इसको कैसे और कब खर्च करना है, ये नहीं बताया। अब इस बात से क्या हो गया, एक ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, दो तरह से सोचने वाले लोगों में बट गया, डिवाइड हो गए, दो फील्ड हो गए लोगों के। एक टाइप के लोग थे, वो सोचते थे कि इंडियन जो लोग हैं उनको इंडिया की ही जो उनका कल्चरल है वही एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसी वो शुरू से उनके पास है एजुकेशन, जो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ाओ उनको। और दूसरा ये था कि पाश्चात्य यानी कि ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी एजुकेशन दी जानी चाहिए, या इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब इसमें भी दो बने हुए थे, ये पार्ट में डिवाइड हो गए थे लोग, उसमें भी सब के दो कारण थे। दो कारणों से ये कह रहे थे, ये इसमें भी भारतीय भी थे जो ये कह रहे थे कि इंडियंस को इंडिया की शिक्षा दी जानी चाहिए, और यूरोपियन भी थे कि इंडियन को इंडियन की शिक्षा दी जानी चाहिए। और यहाँ पर भी नहीं, इसमें दी जानी चाहिए और इसमें नहीं दी जानी चाहिए। इसमें भी दो में बटे हुए दोनों थे, इंडियन भी थे और यूरोपियन भी थे। नहीं देनी चाहिए ये भी दोनों बोल रहे हैं, और देनी चाहिए ये भी दोनों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ये लोग बोलते थे कि अगर यूरोपियन कल्चर की, जो भारतीय हैं उनका ऐसा मानना था कि अगर यूरोपियन कल्चर की शिक्षा दी जाएगी भारतीयों को तो हमारा अपना कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारी जो आने वाली आगे की जो जनरेशन है वो भूल जाएगी, उसे पता ही नहीं होगा अपना कल्चर। और ये इनका क्या मानना था कि हम लोग मीडिएटर तैयार करेंगे, इसलिए दी जानी चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं दी जानी चाहिए, और हाँ यहाँ पे ये इसलिए भी अच्छा यहाँ पे दी जानी चाहिए में, यहाँ पे राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा समर्थन में। ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये हम ले लेंगे तो हम जो पाश्चात्य कल्चर है उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर हमको इनसे भी, इनके मुकाबले में भी आना है, इनके समकक्ष आना है, बराबरी पे आना है, तो
हमको इनके कल्चर को जानने में आसानी होगी, इसलिए ये लेनी चाहिए एजुकेशन। ये लेने वाले हैं दोनों। और जो कह रहे हैं नहीं लेना है यहाँ पे इंडियन, उनका ये है कि अगर हम पाश्चात्य लेंगे, इंडिया की हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं दी जानी चाहिए यूरोपियन, ये क्यों बोल रहे हैं? अगर इन्होंने ले ली जो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन ले ली, तो ये हमारा विरोध कर सकते हैं और हमसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए इनका ये मत था कि इनको नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे करके ये एक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि भारतीय और पाश्चात्य का, यानी कि अंग्रेजों का और भारतीयों का सीधे सीधे क्या हो गया, एक खेमा बट गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इस तरह से ये लोग सोच रहे थे। और ये सब कहाँ से आया, ये इसमें यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं था। ये जो 1 लाख राशि है, इसमें इनको क्या करना है, इंडिया में जितना लिटरेचर है उसको करना है। लेकिन अब इन्होंने यही क्लियर नहीं किया कि इंडियन लिटरेचर से क्या मतलब है। क्या सिर्फ इंडिया का जो बेसिक, जो पहले से भारतीय मूल निवासी हैं, उनका कल्चर, उनका जो साहित्य, उनका जो लिटरेचर है, या फिर जो यूरोपियन लिटरेचर यहाँ आके लिखा गया है वो भी? ये कुछ क्लियर नहीं था। इसलिए ये वाली राशि समझ लीजिए कल्चर, इस पे रिवाइवल में तो खर्च नहीं हुई है, बल्कि उनके अपने आप उन्होंने जो करना था वो करे। इसके बाद आती है नेक्स्ट। ये समझ आया सभी को? क्लियर है इतना? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? नहीं मैम, समझ आ गया। बहुत फास्ट तो नहीं हुआ है ये? नो नो मैडम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्फिंस्टन रिपोर्ट हमारी नेक्स्ट है 1823। इसकी मेन पॉइंट्स क्या क्या है? भारत में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत इसी ने की है। कैसे? फॉर्मल वाला जो आजकल का हमारा चल रहा है, उसके संदर्भ में देखें तो, पर्सपेक्टिव में देखें तो, अंग्रेजी और यूरोपीय एजुकेशन के लिए भारत में स्कूल की नीड पर इन्होंने फोकस किया है। मतलब लोगों को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको कहा कि यहाँ पे स्कूल ओपन किए जाने चाहिए। किस लिए? अगर हमको यूरोपीय एजुकेशन यहाँ पे देनी है तो उसके लिए स्कूल खोले जाएं। और ये इम्पोर्टेंट है, जिला परीक्षा अधिकारी मीन्स डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, इसकी जो पोस्टिंग है वो कब स्टार्ट हुई? एल्फिंस्टन रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई, रिकमेंडेशंस के बाद। यहाँ पे पहली बार बात की गई। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक। जी मैम, उच्च शिक्षा इज हायर एजुकेशन, राइट? यस यस, प्रणाली ओके। इज दिस स्कूल मैम? प्रणाली मीन्स स्कूल, प्रणाली में सिस्टम, सिस्टम, ओके। सिस्टम, प्रणाली में सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है चार्टर्ड एक्ट 1833। जैसा कि हमने पढ़ा था, आफ्टर 20 इयर्स ये एक निकालते हैं। कुछ पहले जो आया था उसकी जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के लिए, और कुछ नई जरूरतों के हिसाब से क्या नई चीजें लेके आना चाहिए उनको ऐड करते हुए हर 20 ईयर में ये एक अपना लेटर या अपना एक मसौदा तैयार करके भेजते थे। उसी का हिस्सा है ये भी, चार्टर्ड एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मेन पॉइंट इसका ये है कि जो 1 लाख की राशि आ रही थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख कर दिया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आ सकता है कि कब बढ़ाकर राशि 10 लाख कर दी गई। जब 1 लाख ही उस समय बहुत होती थी, 10-20 साल बाद उन्होंने उसको 10 लाख कर दिया। लेकिन अभी भी क्लियरिटी कुछ भी नहीं दी इन्होंने, बस इतना और बता दिया कि किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को, जो कोई भी, अब किसी भी देश का मतलब यहाँ पे किसी भी यूरोपियन कंट्री से है, हाँ यूरोपियन कंट्री, जैसे फ्रांस है और कौन कौन है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। यहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्री से कोई भी ईसाई मिशनरी आएगी और भारत में वो आने के लिए उसको फ्रीडम है, पूरी तरह से फ्रीडम है उसको। फिर एजुकेशन पॉलिसी बनाने का जो स्टार्टिंग हुई वो यहीं से हुई। लेकिन
विधिवत तरीके से नहीं, बस एक पॉलिसी, मतलब एजुकेशन के लिए अभी तक क्या होता था, जो भी लीडर है वो बता देता था, कोई एक सिस्टमेटिक उसका प्रो फार्मा प्रोटोकॉल नहीं बनता था। लेकिन यहाँ इसने बात की है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनाई जाए। पहली बार यानी कि हम देखें तो बात की गई इसमें, चार्टर्ड एक्ट 1833 में बात की गई, एजुकेशन पॉलिसी शब्द यूज हुआ। एजुकेशन का तेजी से डेवलपमेंट यहाँ इस पीरियड में हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। क्यों हुई? सीधी सी बात है कि ये जो अमाउंट है ये बढ़ गया, ज्यादा अमाउंट आने लगा, ध्यान दिया जाने लगा, थोड़ा सा सोच भी शायद बदल गया। सोच ऐसा नहीं बदला कि हमारी भलाई के लिए, कि इंडिया के लोगों का भला करना, इसलिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया के लोग अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे, ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे, हमारे यहाँ पे जॉब करेंगे, हमारा प्रोडक्शन यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ईस्ट इंडिया कहाँ जा रहा है? पूरा पैसा फाइनली ब्रिटेन में जा रहा है। तो अब ओवरऑल फायदा किसका होगा? इसका होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। फिर भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार खुले, यहाँ से जो पढ़ने लिखने लगे तो उनको जॉब भी मिलने लगी। और जो अंग्रेजी एजुकेशन है उसके प्रति इन लोगों का क्या है, अट्रैक्शन भी बढ़ने लगा, क्योंकि जॉब मिलना, इससे जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा रहते थे, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा था सीधा से। और चूंकि जॉब मिलने लगी थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में यानी कि प्री वैदिक काल में क्या था, प्री वैदिक पीरियड में हर तरह के जो जिस एबल था उसको वैसी एजुकेशन दी जाती थी। जो शारीरिक रूप से स्ट्रांग है वो अलग काम करेगा, जो मेंटली स्ट्रांग है वो अलग काम करेगा, उसको वैसी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ पे तो सीधा है कि जो ज्यादा पढ़ लिख गया, जिसने एजुकेशन कर ली, स्कूल कंप्लीट कर लिया, हायर एजुकेशन कर लिया, वो जॉब में चला जाएगा। जो नहीं कर पाया है वो दूसरों की गुलामी करेगा, नौकर बनेगा। अब नौकर बनेगा तो यहाँ पे दो भागों में एक बड़ा बंटवारा हो गया, एक अमीर लोगों का, रिच पर्सन्स का, और दूसरा हो गया पुअर लोगों का यानी कि गरीब लोगों का। एक खाई बन गई दोनों के बीच में, एक लंबा गैप हो गया। यहीं से आया ये। यहाँ से ऐसी वाली जो चीजें होती हैं उनसे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक आपको लाइन दी जाती है, सेंटेंस दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगा के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। कि चार्टर्ड एक्ट में ऐसी बात हुई थी कि भाई आपको नहीं दिख रहा है कि गरीब और अमीर का कहाँ से बढ़ के आया, लेकिन आपने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें थी कि नौकरियां ज्यादा मिलने लगी थी, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। लेकिन कुछ लोग, सारे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना, वो उनके दिमाग में जाती ही नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं आती, हिंदी नहीं समझ में आती कई लोगों को। तो उनके साथ में क्या होगा, वो तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो वर्ग भेद यहाँ से अमीर और गरीब का क्रिएट हो रहा है। ये सब इसका क्या है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है इस एक्ट का, सबसे नकारात्मक बात है ये इसकी। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। समझ आ रहा है ना सभी को अच्छे से? यस यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी मैकाले रिपोर्ट। ये 2 फरवरी यानी 2 फेब 1835 को इसका डेट है। क्या है इसमें मेन पॉइंट्स, क्या है इसके? अंग्रेजी शिक्षा यानी इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश लिटरेचर को सबसे ज्यादा कहते हैं ना हाई फाई बताया, वो सर्वश्रेष्ठ है यानी कि बेस्टम बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इनका ऐसा मानना था, मेकाले जी की ये सोच थी। ये इंडियन कल्चर को, इंडिया के लोगों को कुछ नहीं समझते थे, धूल, मिट्टी की धूल समझते थे। भारत में जितना भी, ये इनके शब्द हैं कि भारत में जितना भी साहित्य है, लिटरेचर है, अवेलेबल है, वो सब यूरोप की एक अलमारी के एक खाने में, मतलब खाने में तो नहीं, यूरोप की एक अलमारी में जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं उसके बराबर भी नहीं है।
ये शब्द है मेकाले के, बहुत चुभने वाले शब्द हैं ये भारतीयों के लिए। जिस कल्चर के पास वेद जैसी संपत्ति है, जिसमें सब कुछ दिया है कि क्या है और क्या नहीं करना है इंसान को, उस कल्चर के लिए मेकाले के शब्द हैं कि भारत में जितना भी लिटरेचर है वो सब यूरोप की एक अलमीरा में रखी हुई एक पुस्तक के नॉलेज के आगे बिल्कुल जीरो है। ये इनके शब्द हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, 10 लाख की जो राशि आती थी, यानी जो अमाउंट आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया उन्होंने कि आप कैसे भी, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे खर्च कर सकते हैं, आपके ऊपर पूरा डिपेंड है, ये जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो उसका। ये एक बात यहाँ पे कह दी। भारतीयों के लिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। एक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं छोड़ सकते कि वो हिंदी जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़ना वो ना पढ़े, नहीं, अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको आपको अंग्रेजी सिखाना ही है। ये मेकाले की कुछ मुख्य बातें थी। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। आप चाहें तो इन सबको, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ उसमें ड्राइव पे, तो आप इनको टेबल बनाइएगा एक बड़ा सा, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं आज, जैसे मैंने एक एक स्लाइड पे लिए, आप इनको एक बड़ा पेज लीजिएगा, उस पे साथ में कॉम्परेटिवली एक साथ उतार लीजिएगा सभी को, तो आपको साथ सामने दिखेंगी सारी चीजें, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें सर चार्ल्स वुड ने क्या कहा था, मेकाले ने क्या कहा था, सारी चीजें एक साथ सामने दिखेंगी। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये आया 1854 में। इसकी क्या बात थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन ये आता है, बार बार आता है। भारत में अंग्रेजी एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा को आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत में मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं, यानी कि ये भारत का तो नहीं है, ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी दी गई, जो भी एक उन्होंने निकाला नियमावली कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए एजुकेशन में, वो वहां का जो पत्र है उसका नाम है मैग्ना कार्टा। ये मैं सरल करके सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसका आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ इतना ही बहुत है समझना कि ये वहां का एक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जब लेके आए चीजों के, वैसी चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं एजुकेशन में, हम मतलब ये सर चार्ल्स वुड क्या करना चाह रहे हैं, तो लंबी चौड़ी एक इन्होंने लिस्ट तैयार की, लिखा पढ़ी की बहुत लंबी चौड़ी, उसको जब लाया गया तो इसलिए इसको यहाँ पे कॉम्परेटिवली नाम दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में। क्लियर है ये? बहुत ज्यादा इसमें समझ में नहीं भी आ रहा है या समझना आवश्यक भी नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ये आंसर है। और वुड डिस्पैच का ईयर भी याद रखिएगा 1854। अब है प्राइमरी, इन्होंने प्राइमरी से लेके सबसे ज्यादा बात एजुकेशन की, इसीलिए तो कहा है ना, जीरो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक की बात, टॉप लेवल की एजुकेशन तक की बात की है। अभी तक जो भी आए थे जिन्होंने भी बात की थी एजुकेशन की, उन्होंने या तो प्राइमरी की बात की, किसी ने हायर की बात की, किसी ने कुछ कहा, लेकिन यहाँ इन्होंने ग्राउंड से लेके टॉप तक की बात की है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी तक की इंस्टीट्यूशन शामिल थे, सबके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, स्वदेशी, यानी जो हमारे यहाँ की, जो जहाँ का है वहां उसको बोलते हैं स्वदेशी। शिक्षा के विकास की बात इन्होंने की। फिर अनुदान, अनुदान मतलब होता है ग्रांट, ग्रांट सिस्टम की शुरुआत यहाँ से हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रांट सिस्टम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, मतलब ये वैसा ग्रांट नहीं है जो आजकल यूजीसी दे रहा है। यूजीसी आया
जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग बना था, वहां से यूजीसी का कंसेप्ट आया था। यहाँ से सिर्फ ग्रांट का कंसेप्ट आया। ये ग्रांट का कंसेप्ट कैसा है, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर यहाँ पे इन्होंने ये तो कह दिया कि बात करो, डेवलपमेंट करो, जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट करो एजुकेशन का, लेकिन पैसा हमारा नहीं लगना चाहिए। पैसा किसका लगेगा, इन्हीं लोगों से लो पैसा। इन्हीं लोगों से मतलब पहले राजा, रियासत, ये लोग होते थे, प्रिंसेस होते थे, उनसे लो, मांग के लाओ उनसे और इन पे खर्च करो। तो इसलिए यहाँ से ये ग्रांट सिस्टम शुरुआत हुई उसकी। स्कूल टीचर ट्रेनिंग की बात इन्होंने की कि हर कोई ऐसे ही ना पढ़ाए, बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाए। अब ये लोग तो टीचर हैं, ऐसे ही पढ़ाने लगते हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी की शिक्षा जो देनी है उसके लिए तो इनको ट्रेन करना ही पड़ेगा। फीमेल एजुकेशन की इन्होंने बात की, जो मुगल काल में खराब स्थिति में पहुंच गई थी बहुत ज्यादा, उसको सुधारने की बात यहाँ पे की इन्होंने कि पढ़ाना चाहिए महिलाओं को भी। यहाँ पे भी कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कंसेप्ट ये है कि अभी सिर्फ पुरुष आबादी जो प्रोडक्शन में लगी हुई है, इसके साथ में महिला भी लग जाएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये कंसेप्ट था, और कोई ये नहीं था कि महिला के प्रति कोई दया का भाव है इनके मन में। फिर फीमेल 1857 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें जितने भी है स्लाइड में सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में कहा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, दो तीन तरह से मिल सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, किस रिपोर्ट के आधार पर, किस डिस्पैच के आधार पर ये इंस्टीट्यूशन, इनके नाम दे दिए, कलकत्ता या बॉम्बे या मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। या ये पूछ लेंगे सीधा कि 1857 में कौन कौन से की स्थापना की गई, इनमें से कौन एक है या कौन एक नहीं है, ऐसा वाला भी पूछ सकते हैं। कलकत्ता हटा देंगे, बॉम्बे मद्रास दे देंगे, उसके साथ दो कोई और दे देंगे, ऐसे वाले पूछ सकते हैं क्वेश्चन। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, जैसे मद्रास का चेंज हो गया नाम, मद्रास किसका नाम है, पहले किसको कहा जाता था मद्रास, सुन रहे हैं सभी? चेन्नई। चेन्नई, वेरी गुड। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। बॉम्बे, बम्बई, बॉम्बे हो गया। कलकत्ता तो कलकत्ता ही है। इलाहाबाद और रुड़की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी सोच लीजिए, रुड़की भी कितना, ये सब, ये जो है इतने सारे, ये सब चार्ल्स वुड डिस्पैच की, किसकी रिकमेंडेशंस पे बनाए गए थे, वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशंस पर बनाए गए थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम लास्ट लाइन थोड़ा समझा दीजिए, लास्ट लाइन, लास्ट स्लाइड, लास्ट लाइन, नो 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 मैम, ये क्या स्लाइड बोल का लास्ट लाइन, रूढ़ी की इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापना क्या? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, रुड़की जो है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी वुड डिस्पैच के उस पे लाया गया। इसका ईयर अभी कंफर्म नहीं है मुझे, मैं देख के बता दूंगी, अगर या आप भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अभी हम लोग थोड़ा सा वो भी देखेंगे लाइव। हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज का और भी लाइव वो करेंगे, रिवीजन। यूनिवर्सिटीज, एक क्वेश्चन बहुत आता ही आता है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वो वाला एक क्वेश्चन हम अभी नेट से डायरेक्ट देखेंगे ऑनलाइन। इतनी क्लियर है? या आप जो पूछ रहे थे क्लियर हो गया? मैम मीन्स वो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम ही रूढ़ी, रुड़की, 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 रुड़की हरिद्वार से पहले पड़ता है ना, रुड़की, वहां की हाँ, बात हो रुड़की रही है। हरिद्वार ये से जगह का नाम है। जगह का नाम है और कॉलेज रुड़की का नाम आईआईटी है ना, जैसे दिल्ली आईआईटी है, कानपुर आईआईटी, वैसे रुड़की आईआईटी है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ठीक, आगे बढ़े।
श्योर मैम। ओके। और भी बातें की हैं इन्होंने कि जो लैंग्वेज है किस लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लैंग्वेज इनकी यूज की जाना चाहिए एजुकेशन के लिए। प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए जो भी लोकल है, रीजनल लैंग्वेज जो है जिसको बोलते हैं, मदर टंग भी बोल सकते हैं, जैसे कि चेन्नई में अलग चलती है, तेलंगाना में अलग चलती है। तो जो जिस लैंग्वेज को बच्चा समझता है अपने प्राइमरी एजुकेशन उसको उसी में दी जानी चाहिए। हायर एजुकेशन में इंग्लिश का यूज होना चाहिए। और एक बात और कही इन्होंने, धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें वुड डिस्पैच में कही गई। नेक्स्ट आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया 1882 में। हंटर आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें मेन जो बातें थी वो क्या है, प्राइमरी एजुकेशन का जो है सुधार, प्राइमरी एजुकेशन की सुधार की ज्यादा बातें की गई इन्होंने। और सुधार मतलब वही कि और अच्छे से हम कैसे प्राइमरी एजुकेशन दे सकते हैं, क्या क्या काम और किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लर्नर के लिए आसानी हो, इजी टू गो हो एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर। फिर अनुदान शिक्षा के किस स्तर पर किसको देना चाहिए, इसके बारे में बात की हंटर कमीशन ने। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो कहाँ किससे हमको ग्रांट लेना चाहिए, हायर एजुकेशन है तो किससे ग्रांट लेना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरे तरीके से देखें तो ग्रामीण लेवल पर यानी रूरल एरिया है तो कौन सी एजेंसी से ले हम ग्रांट, कौन सी एजेंसी ग्रांट देगी। और जो नगर निगम, नगर पालिका या कॉरपोरेशन होते हैं, नगर पालिका, म्युनिसिपल पार्टी, ये सब जो होते हैं उनके लेवल पे कौन देगा ग्रांट, और जो स्टेट लेवल पे कौन देगा। कुल मिला के इसने जो है एक क्राइटेरिया अलग अलग डिसाइड कर दिए कि यहाँ पे। और मेन बात क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों के ऊपर, इनका भी कुछ मानना ऐसा था कि भारतीय जो लोग हैं वो गंवार हैं, उन पे पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनको सिखाना भी है तो उन्हीं का पैसा लो और उन्हीं पे खर्च करो। जो यहाँ के राजा हैं, महाराजा हैं, जो ग्रामीण इलाके पे जो किसान हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनका लो पैसा और उन्हीं पे खर्च करो, हमारी साइड से कुछ खर्च नहीं होना चाहिए। और जो 10 लाख रुपए का उन्होंने ये भी कह दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से उसको खर्च कर सकती है, तो उन्होंने उसको अपने ही ऊपर, अपने ही काम में लेना शुरू कर दिया। इन लोगों पर, एजुकेशन पर खर्च नहीं किया। एजुकेशन पे शुरू से लेके आखिरी तक इंडिया का खुद का पैसा खर्च हुआ है। ये हमारा सारा हो गया अभी तक का जो कमीशंस थे। अभी कुछ चीजें और बची हैं तो वो हम कल के उसमें देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे Ma'am, what is this six Bharatiya? ये जो हंटर कमीशन था ना, ये कल ले लेंगे इसमें। मतलब इस जो आयोग था, कोई भी कमीशन होता है ना उसमें मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन है उसमें कुछ मेंबर्स हैं और एक प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो हंटर कमीशन था इसमें भी एक, ये तो प्रेसिडेंट तो हंटर था और उसके जो मेंबर्स थे उसमें पहली बार भारतीय जो लोग थे वो 6 लोग थे जो उसके एज ए मेंबर थे। उनके नाम की लिस्ट भी है, मेरे जो नोट्स हैं उसमें है वो लोग। किसी को याद है, किसी ने पढ़े हुए पहले से 6 भारतीय कौन कौन थे? यस मैम। बताइए, नोट कर लीजिए आप लोग, जो लोग नए हैं 6 नाम नोट कर लीजिए आप। सैयद मोहम्मद महमूद, जी, सैयद महमूद है पहले, दूसरा भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस तीसरे हैं, चौथे हैं परीक्षानंद मुलदियार, और 5वें हैं महाराजा जितेंद्र टैगोर, 6ठे नंबर के हैं केटी तेलंग।
बहुत बढ़िया। लेफ्ट नहीं होएगा कोई भी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको वो रिवाइज करवाने वाली हूँ मैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं टोटल अभी हमारे यहाँ, एक क्वेश्चन इससे गारंटेड आता है। तो इसलिए अभी ये मत सोचिएगा कि खत्म हो गई है क्लास, अभी क्लास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। तो शुरू करते हैं। यूजीसी की साइट पे हमको जाना रहेगा, यहाँ से हम ऑथेंटिक लेंगे डेटा। ये हमारी यूजीसी की साइट आ गई है। एक सेकेंड। ये बड़ा चेंज हो जाता है मेरा। ये देखिए, ये हमारी आ गई है यूजीसी की साइट, और इसमें हमारी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। कितनी प्राइवेट है, कितनी स्टेट है, ये देखिए। ये एक तो ये वाला दिख रहा है आपको, ये आप एरो दिख रहा है, माउस का एरो। यस मैम। इस पे फोकस कीजिए, है ना। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल है हमारी 56। नोट करते चलिए साथ में, चाहे तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप खुद भी खोलेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगी। लेकिन अलग से टाइम वेस्ट क्यों करना जब अभी हम देख रहे हैं। तो 56 हमारी टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 136 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 480। स्टेट यूनिवर्सिटीज है हमारी 486। ये और ऐसे टोटल यूनिवर्सिटीज अगर हम देखें कितनी है, तो वो है, वो लिस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। काउंट कर लीजिएगा, मैंने वैसे की थी, देखा था। 58 ऐसी कुछ है टोटल हो रही है ना। आप काउंट टोटल कर लीजिए कि इंडिया में टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है। ये अलग अलग है और टोटल इनका जो टोटल आएगा उतनी है। अब एक बार स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ये इसके नाम एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। किस स्टेट में कितनी है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में 44 है। अंडमान एंड निकोबार में कुल 1 है। अंडमान और निकोबार जो आयरलैंड है उसमें कुल 1 यूनिवर्सिटी है। कौन सी स्टेट? और सब आंध्र प्रदेश में 44 है। अब इसमें अलग अलग सबको याद रखने से अच्छा है, जिसमें सबसे ज्यादा है उसको एक याद रख लो, जिसमें सबसे कम है उसको एक याद रख लेंगे। गुजरात में 99 है हाईएस्ट, उससे ज्यादा किसी में नहीं है। सेकंड हाईएस्ट यूपी में है 89, और उसके बाद 88 है राजस्थान में, नहीं कर्नाटका में है 88, और उसके बाद राजस्थान है, फिर एमपी है। ये 5 तक याद रख लीजिए। कौन से उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसमें है? 99। बताइए किसमें है? गुजरात। गुजरात। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? यूपी 89। यूपी है। यूपी में कितनी है? 90 है। 89 नहीं 90 है यूपी में। फिर उसके बाद है कर्नाटक 88। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद है राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 80, राजस्थान में 89 है। नंबर 2 पे ये है राजस्थान। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 यूपी में कितनी थी? 90 है ना। नंबर 2 पे 99, 90 यूपी, फिर 89 राजस्थान, फिर कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी थी? 88। ये याद रखना है इतने बस। उसके बाद एमपी आता है, 84 है एमपी में। ठीक, इतने ये
आप फर्स्ट सबसे ज्यादा याद रख लीजिए और सबसे कम मैम एक किसमें, बार केवल ये तमिलनाडु का देखना। तमिलनाडु में। तमिलनाडु ये 57 57 है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु 57 ठीक मैम, ठीक ठीक। स्टेट है ये। स्टेट कम है सबसे ज्यादा। तो जो देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा उसमें जरूर अलग हो गया गुजरात में डेवलपमेंट के उससे देख सकते हैं कि वहां ज्यादा है। बाकी आबादी जहां ज्यादा है ना, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा, फिर एमपी, राजस्थान, ये पॉपुलेशन और लैंड एरिया दोनों ही ज्यादा है इन जगहों पर, इसलिए यहाँ पे ज्यादा है इनकी संख्या। सबसे कम कहाँ पर है, एक कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। अंडमान में। वेरी गुड, ठीक ये है। और एक और टाइप की यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, कौन सी होती है वो? डीम्ड टू बी। नहीं, डीम्स 2 है, सेंट्रल है, स्टेट है, डीम्स 2 है, और यूनियन टेरिटरी। नहीं, एक होती है फेक यूनिवर्सिटी कहलाती है, जो यूनिवर्सिटी नहीं होती है लेकिन ऐसे करती है कि वो यूनिवर्सिटी है। ये 4 तो होती हैं, सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट और स्टेट। लेकिन एक फेक यूनिवर्सिटी पहले इस पे लिस्ट हुआ करती थी, हायर एजुकेशन पे भी उसकी लिस्ट हुआ करती थी, लेकिन नहीं। अब आप समझ जाओ, यहाँ नहीं है, तो जो इनके अलावा बची है वो फेक यूनिवर्सिटी है। ठीक, इन पे नजर, आप नाम पे इनके नजर मार लेंगे सबके। ये तो देख लिया आपने कहाँ कितनी है। अब यहाँ पे ना इनके नाम भी, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी आपको इनकी, जिस जगह की देखना है आपको उसकी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज सारी आ जाएंगी, यहाँ से सेंट्रल आ जाएंगी सारी। इनकी पीडीएफ है, उस पे ड्राइव पे डली हुई है। ड्राइव से नोट्स जो कलेक्ट कर रहे हैं वहां है ना पीडीएफ यूनिवर्सिटीज की, मैंने शेयर कर रखी है। यस और नो? तो बाकी लोग भी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग भी उस लिस्ट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे। ये भी पूछ लेते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, कुछ भी पूछ लेते हैं। दूसरा, कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, यूनिवर्सिटी का नाम दे देते हैं या स्टेट का नाम दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं। किस स्टेट में कौन सी कितनी यूनिवर्सिटी है, ये भी पूछ लेते हैं। तो इस वाले को प्लीज अच्छे से केयरफुली जरूर तैयार कर लीजिएगा। कर पाएंगे या एक एक को हम यहाँ डिस्कस करें? वो उसमें समय बहुत लगेगा। ये वाली कम है, इनको हम एक बार देख भी सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, अलीगढ़। ये लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी शायद 2024 में ही आया है ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एड्रेस इसका पूछा गया था। जेनुअल अबिदीन रोड, अलीगढ़। एड्रेस मतलब ऐसा एड्रेस नहीं, सिर्फ अलीगढ़ में है, कहाँ पर है। तो आप इनका एड्रेस यानी कि जिस सिटी में है ये, वो एटलीस्ट याद रखें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये इसको 2 के टेबल की तरह आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? बताइए, पढ़ें एक एक करके सारी एक बार, या आप लोग पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे मैम। पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल जाएंगी सबको। प्रोसेस भी देख लिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यूजीसी पे जाना है, यूजीसी पे सब यहाँ से ये सारी मिल जाएंगी। यहाँ से स्टेट मिल जाएंगी, यहाँ से डीम्ड मिल जाएंगी, यहाँ से आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। मैम एक क्वेश्चन था, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मतलब क्या रहता है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसे होती हैं कि जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिनके पास में पावर होती है। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से कुछ इनको कहना चाहिए कि अधिकार, राइट, ऑटोनॉमस ज्यादा होते हैं वो लोग। हाँ, ऑटोनॉमस की कैटेगरी में आते हैं कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं बहुत सारे मामलों में। जैसे क्या होता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो कहीं जाके दूसरी जगह जाके जैसे वो नहीं कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी अपनी नहीं दे सकते हैं, विदेश में जाके अपना कोई वो नहीं डाल सकते, डालना चाहे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी को इस मामले में
कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन रहता है, वो जाके बना सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं, ये रहता है इसमें अंतर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, मैम एक बार ये चीज बता दीजिए कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उस पे कौन सी मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है या स्टेट का है, और स्टेट सेंट्रल, हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये पे चीजें टोटल कंट्रोल क्लियर कर सेंट्रल का ही दीजिए। रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रहते हैं, चलते हैं। ग्रांट भी जो मतलब जो भी अलग टाइप से अगर डिसीजन भी लिए जाते हैं तो वो सब वही डिसाइड करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज में स्टेट यूनिवर्सिटी अपने कुछ उनके क्राइटेरिया बटे रहते हैं, जैसे मैंने एक बार बताया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिस्ट बनी हुई है, 3 लिस्ट हैं अलग अलग कामों के, अलग अलग डिवाइडेशन है, क्या काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्या काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और क्या काम दोनों कर सकते हैं। तो ऐसा ही है कि जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उन पे पूरा डिसीजन कौन ले सकता है, सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट यूनिवर्सिटी पे स्टेट यूनिवर्सिटी डिसीजन ले सकती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि जो अगर किसी यूनिवर्सिटी को अपना विस्तार करना है, विस्तार मतलब अपना जो एरिया है वो बढ़ाना है, कि अभी ये स्टेट यूनिवर्सिटी केवल इस जिले तक आ रही थी, लेकिन अभी इस जिले में भी, इस डिस्ट्रिक्ट में भी इसको इसी का चलेगा, जहां पे ऐसी वाली बात आती है तब उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां उनसे बात करके काम करना पड़ता है, एकदम खुद की मर्जी से नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस भी होती हैं साथ साथ में। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो पता ही है कि खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही पूरी तरह से इनके ऊपर कंट्रोल करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी हित हैं, उनके जो उनकी फेवर वाली कंडीशंस हैं उनका ध्यान रखा जा सके, उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिससे स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का जो है वो नुकसान हो। क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। और मैम हायर एजुकेशन से पहले की जितनी भी एजुकेशन होती है लाइक 12th तक की जो, तो उसमें हाँ। दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का होता है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होता है? हायर एजुकेशन मतलब किस समय की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हायर एजुकेशन से पहले की एजुकेशन मतलब कि 12th तक की जो होती है। 12 इंटरमीडिएट जिसको पहले बोलते थे। यस मैम। क्या पूछ रहे हैं उसमें आप? उसमें किसका कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या दोनों का या स्टेट गवर्नमेंट का? वो उसके लिए हमको वो जो सूची होती है ना, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, और या कामों के बंटवारे की सूची जो होती है, अनुसूचियां उनको बोलते थे इंग्लिश में, सॉरी अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है उनका क्या बोलते हैं। तो वो उन